Hello students, myself Dr. रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेश रिसर्च एकेडमी लातूर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आज हम उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, और पहला चैप्टर ये रहा आपके सामने, दैट इज अ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यूनिट 5, 11th एनसीईआरटी बुक। यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, द लार्जेस्ट यूनिट, 7 चैप्टर्स है उसमें, 60 to 70 मार्क्स का वेटेज है नीट एग्जाम में, और उसमें जितने 7 चैप्टर है हर चैप्टर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते। मतलब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम इसीलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ताकि उसके अंदर क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो, कि ये एनसीईआरटी के जो लोग हैं वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वोकैबुलरी कौन सी इस्तेमाल होती है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन में ट्रिकीनेस कैसी होती है, ये सब जानने के लिए। तो मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने 100% सॉल्व करनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते उसमें, 10-15 ही क्वेश्चन होते, लेकिन एटलीस्ट आपने वो सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते हैं। और यहां पर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग हमारे टारगेट की तरफ बढ़ते, और आज का जो टारगेट हमने डिसाइड किया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर का नाम जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये आपकी एज इट इज एनसीईआरटी है, जो मैंने आपके वेबसाइट ncrt.nic.in मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सभी लोग आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, साइमल्टेनियसली पढ़ना है मेरे साथ आपको इसको। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज ऑफ, मीन्स सबसे पहले इन्होंने बोला है इंसेक्ट्स, ठीक है, और उसमें लिखा है कि इसे डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट शायद से इसलिए बोलते होंगे, देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द सेल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अगर मैं अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैं इंसेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अगर अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखता हूं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखता हूं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखता हूं, तो हमारे इसमें लंग्स इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन, उसमें गैसेस आती है जैसे ऑक्सीजन वगैरह आता है, और वो गैसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड पूरी बॉडी में जाती है और सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन वैसा ही इंसेक्ट्स में है क्या? नहीं, इंसेक्ट्स का मामला पूरा अलग होता है। हमारे सिलेबस में एक इंसेक्ट दिया हुआ है जिसकी स्टडी हमको करनी पड़ती है, एंड दैट इंसेक्ट इज कॉकरोच। वो इंसेक्ट क्या है बेटा? कॉकरोच है। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूं, फिर एक एक ऑप्शंस को डिटेल में जाएंगे, पहले हम सारे पढ़ लेंगे। तो रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज द सेल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डायरेक्टली विद द, थोड़ा सा इसको यहां ले लेते बच्चों, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते, ठीक है, ताकि देखने में आसानी हो। तो भैया ऑप्शन पढ़ लेते, द सेल एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। तो कुछ ट्यूब्स है, उसके साथ सेल डायरेक्टली गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है सर। दूसरा ऑप्शन, द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड बोले तो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे अपने बॉडी फ्लूइड है, ब्लड, लिम्फ वगैरह, तो उनके भी कुछ ना कुछ बॉडी फ्लूइड्स होंगे। द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस। The tracheal tubes exchange O2 and CO2 directly with the hemocoel with then exchange with the tissues। तो बेटा यहाँ पे ट्रकियल ट्यूब्स दिया हुआ है, जो कि एक्चुअली रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट्स में, लेकिन ये देख के बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। मतलब सर एक्चुअली आंसर ये नहीं, मैं पहले आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं बच्चों, तो ध्यान देंगे। डायरेक्टली इसका आंसर है सर फर्स्ट वन। कैसे? The cell exchange O2 CO2 directly with the air in the tubes। अब इसके लिए थोड़ा सा हमको इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं इधर दूसरा पेज ले लेता हूं, और उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा आपको। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे जनरली क्या होता है, इंसेक्ट्स जिसमें अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कॉकरोच, क्यों हम कॉकरोच ले रहे हैं? क्योंकि सर कॉकरोच हमारे सिलेबस में, तो याद रखने के लिए आसानी होती है। अब सर इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उससे हम लोग बोलते हैं
ट्रकियल ट्यूब सिस्टम। ध्यान देंगे बच्चों, इंसेक्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रकियल ट्यूब सिस्टम। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो एक रफ डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग बना लेते सर उसका ट्रकिया। ट्रकिया में टेनिडियाज होते हैं, काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर, जिसके वजह से ट्रकिया को मजबूती आती है और ट्रकिया बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं होता है। अगर समझो आपने कॉकरोच चैप्टर या ट्रकियल ट्यूब सिस्टम थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। तो सर ये है ट्रकिया, लेकिन ट्रकिया इतना ज्यादा कड़क होता है कि इसमें से गैसेस आर पार नहीं जा सकती। पहली बात तो इसमें गैसेस अंदर गई, ये आपको ध्यान देना है। ये देखिए, यहां से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा रहा है, अब ये जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। अब सर मामला ये है कि यहां पर है सेल्स, आप सेल्स बोल लो, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यू बोल लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब इनको ये गैसेस एक्सचेंज करानी है। अब ट्रकिया डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ट्रकिया के क्या होंगे बेटा? ब्रांचेस। ट्रकिया के क्या होंगे बेटा? ब्रांचेस लाइक दिस, पतले पतले फाइन ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? ट्रकियोल्स। शब्दों पे ध्यान देंगे बेटा, ये ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रकियोल्स। तो बेटा ट्रकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ट्रकियोल्स। ट्रकियोल्स के अंदर ये जो बिल्कुल मैंने लाइंस बनाई, ये लाइंस काइटिन और टफ मटेरियल की बनी रहती, वो बिल्कुल नहीं रहेंगी। और वो बिल्कुल नहीं रहेंगी तो इससे फायदा ये एक रहेगा कि वहां से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, ठीक है। तो यहां पर जो गैसेस आएंगी सर, ये जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर से जो ऑक्सीजन आएगा, अब ये ऑक्सीजन आपके सेल्स के साथ क्या होगा सर? एक्सचेंज। ये आप देख रहे हैं, तो ये गैसेस आ गई सर अंदर O2, ये क्या आ गया सर अंदर O2। और सर जब आप ऑक्सीजन किसी भी सेल को सप्लाई करते हो तो वो सेल उसके बदले में क्या बनाता है बेटा? CO2। इतना तो बेसिक पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीजन यूटिलाइज करके क्या बनता है? CO2। तो जैसे ऑक्सीजन आया वैसे वापस CO2 भी जाएगा, वैसे वापस CO2 भी जाएगा बेटा, और यहां से बाहर निकलेगा आउटसाइड द बॉडी। मतलब सर अगर आप देख रहे होंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ट्रकियोल्स एंड द सेल्स, डायरेक्ट एक्सचेंज है इंसेक्ट्स में। इनके जो बॉडी फ्लूइड्स है बेटा, मतलब सर इनके जो सिलोमिक फ्लूइड्स हम लोग नाम दे रहे थे, जैसे कि उसको मैं एक कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं यहां पे, कि यहां पे आजू बाजू ये सब कुछ लिक्विड में डूबा हुआ रहता है एक्चुअली। इंसेक्ट्स इज हैविंग अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो इंसेक्ट इज हैविंग अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये है उसका सिलोमिक फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। तो सिलोमिक फ्लूइड क्यों नहीं मदद कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस में जैसे हमारे बॉडी में करता है? तो सिलोमिक फ्लूइड सबसे पहले लिख देंगे हम, डजंट प्ले एनी रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां से ये एमसीक्यू का आंसर एकदम क्लियर होता है। लेकिन एमसीक्यू ये आ जाता है फिर मन में कि व्हाई दे डजंट प्ले एनी रोल? क्योंकि बच्चों सिलोमिक फ्लूइड दे डजंट हैव, मतलब उसमें दे हैव एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। तो मतलब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो उनके पास नहीं है, उनके लिक्विड में नहीं है, तो उनका लिक्विड कभी भी मदद नहीं कर सकता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, ये देखिए ये जो डायग्राम बनाया था इस पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहां पे आजू बाजू बहुत लिक्विड है, बट दे डजंट प्ले रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दिस ट्रकियल ट्यूब्स, ट्रकियोल्स एंड द सेल्स। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ हीमोग्लोबिन, दे डोंट हैव द आरबीसी। तो करके वहां पे कोई भी प्रकार का उनका रोल नहीं रहेगा। तो हमारा एमसीक्यू वही था बच्चों, देखिए रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, इन इंसेक्ट्स उसको डायरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन ट्रकियोल्स एंड द सेल। दैट्स व्हाई हमने आंसर क्या लिया था? फर्स्ट। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में देखो सिलोमिक फ्लूइड दिया हुआ है जो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट में क्यों जा रही है? बॉडी के अंदर की बात चल रही है। और ट्रकियल ट्यूब्स नाम तो यहां पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है, लेकिन सर यहां पे फिर से ये हीमोसिल वर्ड आ गया है और हीमोसिल के अंदर लिक्विड आ जाता है, तो इसलिए वो आंसर क्या हो जाता है बेटा?
गलत हो जाता है। दैट्स वाई द आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट आएगा। तो आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। इसके लिए आपको थोड़ा इंसेक्ट्स का नॉलेज रहना जरूरी है, फिर भी मैंने आपको उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया कि कैसे डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है और क्यों लिक्विड प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि लिक्विड के अंदर हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी नहीं होता है बच्चों। सो यहां तक क्लियर है? चलिए, बढ़िया है, एकदम मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं सर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारी लिस्ट में। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। हाँ, चलिए। सो रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क द रॉन्ग एंट्री। जब भी आप ऐसे कुछ पढ़ते हो ना, बायोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्शन, तो उसको हमेशा क्वेश्चन पेपर पे ऐसा पेंसिल से बॉक्स कर देना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है समझ। जैसे मैंने बॉक्स किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको क्या लिखना है? इनकरेक्ट, रॉन्ग एंट्री ढूंढनी है बेटा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमिडिफाइज द एयर, ये एकदम करेक्ट एंट्री है। वार्म्स अप द एयर, ये भी करेक्ट एंट्री है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी होता है। क्लीन्स अप द एयर, ना, पूरी हवा क्लीन नहीं होंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर है। सर मैं समझ नहीं पाया। आप अपनी नाक को ले लो, आपके नाक में ऊपर के दो फंक्शन कर रहे हैं। मतलब सर, अगर हम हमारी नोज को अच्छे से पढ़ते हैं तो नाक से जब अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले सर हमारे नाक के जो बाल होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्लीन नहीं करते, पूरी साफ सुथरी नहीं करते। हवा के अंदर जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स है हमारे नाक के अंदर के जो बाल है उसे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि नाक के बाल पे चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, म्यूकस, जिसकी वजह से समझो नाक के बाल है, इस पे चिपचिपा पदार्थ लगा है, म्यूकस। जब इसमें से हवा जाती है, जैसे हम लोग सांस लेते बच्चों, तो जैसी हवा जाती है तो उसमें के बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अटक जाते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल आप नाक में उंगली करके निकाल लेते हो, या आपको जोर से छींक आती है तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो सर यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, क्या हो रहा है बेटा? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। दूसरा, जब नाक के अंदर के हिस्से में जाते हो, थोड़ा मिडल मोस्ट रीजन, मैं एक काम करता हूं, एक पेज लेके आपको समझा देता हूं। आंसर तो मैंने बता दिया है सर यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए। सो मैं बात कर रहा हूं नोज के कंपार्टमेंट्स की, तो उसमें ये फंक्शन चल रहा है। नोज के अंदर जो सबसे पहला एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट सबसे पहला, उसमें होते हैं आपके नेजल हेयर्स, नाक के बाल। और ये नाक के बाल क्या करते हैं सर? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हवा में की जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल है उनको निकालने में मदद करते हैं, ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा रीजन होता है मिडल रीजन नाक का। नाक के अंदर जाओगे तो नाक के बाल, थोड़ी उंगली अंदर घुसाओगे तो मिडल मोस्ट रीजन आ जाएगा। द मिडल मोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी रीजन। अब इस रीजन में क्या होता है सर? रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ नोज एक्चुअली इट इज हाईली वैस्कुलर। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों हाईली वैस्कुलर? हाईली वैस्कुलर का मतलब होता है बच्चों क्या? रिच ब्लड सप्लाई। तो नाक के बीच वाले हिस्से में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। फायदा क्या है? दो काम कर रहा है सर। मतलब सर पहले फंक्शन लिखा देता हूं, इट ह्यूमिडिफाइज एंड वार्म्स अप द एयर। सर क्या मतलब हुआ इसका? सर ठंडी हवा को गर्म करना और गर्म हवा को ठंडी करना, ये सादी भाषा में मतलब हुआ। मतलब सर जैसे देखो बेटा, आपके अंदर का सिस्टम बड़ा नाजुक होता है, लेकिन ये जो हवा है एटमॉस्फेरिक एयर जिसको हम इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। मतलब समझो, मान लो समर सीजन चल रहा है बेटा, बाहर का टेम्परेचर 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस है, काफी गर्मी है बाहर, तो हवा भी गर्म रहेंगी। अब ये गर्म हवा जब अंदर जाएगी और अगर वो आपके लंग्स और आपके एल्वेलाई तक पहुंच गई बच्चों, तो वो डैमेज कर देगी, क्योंकि आपके एल्वेलाई बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, तो इतनी गर्म हवा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो गर्म हवा को हमको करना पड़ेगा ठंडा, और ठंडा ये रीजन करेगा, रेस्पिरेटरी रीजन। जब हवा अंदर जाएगी तो इसको ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ब्लड में पानी होता है, तो पानी बोले तो मॉइस्चर बेटा, एकदम लिक्विड स्टेट में मत सोचिए। तो वो गर्म हवा में हम थोड़ा सा मॉइस्चर डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे और बॉडी के टेम्परेचर के लेवल पे लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। और अगर सर उल्टा रहा, ठंडी के दिन है, अब ठंडी हवा अंदर जा रही है, बाहर -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तब क्या करेंगे? तो सर यही रीजन रेस्पिरेटरी रीजन
इस ठंडी हवा में से थोड़ा मॉइस्चर निकालेगा और उसको क्या करेगा, वार्मथ, उसको क्या करेंगे, वार्मथ। हवा को ठंडा गर्म करते रहना पड़ता है और वो आपका नाक का मिडल मोस्ट रीजन करता है। क्यों? ताकि एल्वेलाई जो एकदम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होते हैं और नाजुक सेल्स होते हैं, मेन सेल्स होते हैं, वो डैमेज ना हो बच्चों, ठीक है। तो ये वाला करेगा। और तीसरा रीजन बता के रखता हूं बेटा, द थर्ड रीजन इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द नोज। इसे हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, इसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बोले तो सेंसरी, मतलब सेंस ऑफ स्मेल। इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स रहेंगे बेटा, जो आपकी जो स्मेल की शक्ति है उसको बरकरार रखते हैं। तो पहला रीजन ऑफ नोज जिसमें नाक के बाल है वो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, दूसरा रीजन ह्यूमिडिफाइज एंड वार्म्स द एयर, और तीसरा रीजन सेंस ऑफ स्मेल। मतलब मैंने नाक को आपको पढ़ा दिया अंदर से पूरा एक क्वेश्चन के लिए बेटा। बस मैंने कहा था ना डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये डिटेल अपना चालू हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो बच्चा ध्यान दीजिए कि रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्म्स ऑफ द एयर, ये तो दोनों किस में चल रहे हैं सर, नोज में। और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस, ये कहां चल रहा है, लंग्स में, मतलब एल्वेलाई के लेवल पे, तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया। लेकिन क्लीनिंग मतलब बोले तो पूरी हवा को साफ कर देना, ये गलत है। पूरी हवा साफ नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो डस्ट उसमें रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसमें किसी को कुछ भी डाउट बच्चों? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं सर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही ध्यान देते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए बेटा। देखते देखते हम लोग पूरे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब सर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन सफर्स पंचर्स इन हिज चेस्ट, पंचर इन हिज चेस्ट। सर ये चेस्ट कैविटी में जब भी इंजरी होती है तो उसको पंचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेस्ट कैविटी एयरफील्ड है, हवा भरी है। तेरे साइकिल का टायर है या गाड़ी का टायर है, उसमें कुछ भी छेद हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचर। सेम ईयर आपके चेस्ट में भी हवा भरी हुई है, आपकी चेस्ट कैविटी में, और उसमें एक भी छेद होता है तो हवा बाहर निकलती आती है। और हवा जब बाहर निकलती जाती है तो आप लोग सांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके चेस्ट के अंदर की हवा एक तरह से वो मेंटेन करता है इंट्राथोरैसिक प्रेशर, और वो प्रेशर आपकी चेस्ट की मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग लाइक दिस, ये मूवमेंट के लिए आपके चेस्ट में हवा रहना बहुत जरूरी है बेटा। सो अ पर्सन सफर पंचर इन हिज चेस्ट कैविटी विद एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू लंग्स। लंग्स को कुछ भी नहीं हुआ लेकिन चेस्ट में छेद हो चुका है। ऐसा कैसा एक्सीडेंट हुआ सर? मैं बोलता हूं एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है। एक चाकू लाया, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट मार दिया ऐसा यहां पे, और जैसे ही यहां मार दिया चेस्ट में, वो चाकू लंग्स तक नहीं पहुंचा लेकिन चेस्ट में चुप के निकल गया। तो चेस्ट के अंदर भी एक हवा होती है बेटा। मतलब आप अपनी चेस्ट कैविटी को इमेजिन कीजिए बच्चों, सामने से स्टर्नम बोन है, साइड से रिब्स है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है और नीचे से डायफ्राम है। ये बनती है आपकी चेस्ट कैविटी। इस चेस्ट कैविटी में हवा होती है बच्चों। मैं एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों आपको, ठीक है? ध्यान देंगे। साइड व्यू, लैटरल व्यू ऑफ द चेस्ट कैविटी में बना रहा हूं। चेस्ट कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थोरैसिक कैविटी बच्चों, ठीक है? मान लेते हैं कि सामने से एक ऐसी हड्डी है बच्चों, दैट बोन इज स्टर्नम, ठीक है? पीछे अपना ऐसा वर्टिब्रल कॉलम रहता है बड़ा सा, सो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? अब सर इनके बीच में ऐसी रिब्स लगी रहती पूरी, रिब्स 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 रिब्स, सो दिस आर द रिब्स, ठीक है? और नीचे से लगा रहेगा सर डायफ्राम, पूरा पैकिंग दिया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द डायफ्राम। और सर अब इसमें भरी हुई है पूरी तरह से हवा, ये हवा भरी रहेंगी सर। मतलब सर इसमें से हवा बाहर नहीं जाती जनरली, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक्ड है। सर मैं समझा नहीं, ध्यान दो, मैं समझा रहा हूं बेटा, बॉडी पे समझाता हूं, ध्यान दो। सामने हड्डी, ये हड्डी को हाथ लगा के देखिए अपनी, चलिए, स्टर्नम। ये साइड से हड्डी जा रही है रिब्स, और ये हड्डी पीछे जाके अटैच हो रही है वर्टिब्रल कॉलम को। किसको? वर्टिब्रल कॉलम को। तो यहां पे स्टर्नम,
रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसा पूरा एक पिंजरा बन रहा है, थोरैसिक केज बोलते हैं ना, पिंजरा। लेकिन ये पिंजरे को नीचे से पैकिंग देना पड़ता है, नीचे से पैकिंग देना पड़ता है। और ये नीचे की पैकिंग बोले तो मस्कुलर देते हैं हम लोग, दैट इज अ डायफ्राम। वो क्या है बेटा? डायफ्राम है। तो सामने से स्टर्नम, साइड से रिब, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और नीचे से पूरा पैक कर दिया गया है आपका डायफ्राम लगा के। अब इसके अंदर हवा भर दी गई। अब ये एयर टाइट चेंबर है सर, इसमें से बिल्कुल हवा बाहर नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप इसमें कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट डालने दोगे, खपदिशन मार के निकालोगे ना, तब उसमें से हवा बाहर आएगी बेटा, ठीक है। तो इसमें पूरी हवा भरी हुई है, इट्स लाइक अ एयर टाइट चेंबर। और इस एयर टाइट चेंबर में हम लोग क्या रखते हैं? 2 लंग्स और बीच में एक छोटा सा हार्ट। क्या रखते हैं बेटा? हार्ट। तो बेटा सबसे पहले आपने चेस्ट बनाई, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, नीचे से डायफ्राम, पूरी हवा भरी, और उसके अंदर रखे ऑर्गन्स, लंग्स 2 और बीच में एक हार्ट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये चेस्ट में जब हमने कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से पंचर कर दिया तो क्या होगा? चेस्ट की हवा धीरे धीरे निकलती आएंगी, हवा निकलेंगी और चेस्ट पूरी क्या हो जाएंगी? फ्लैट। चेस्ट पूरी फ्लैट हो गई तो बाद में चेस्ट इन्फ्लेट नहीं हो पाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगी, क्योंकि ब्रीदिंग मूवमेंट में आपके चेस्ट के प्रेशर्स बहुत मैटर करते हैं बच्चों। मतलब सर फॉर ब्रीदिंग मूवमेंट्स हमको कंपलसरी जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना पड़ता है। और प्रेशर तो तब मेंटेन रहेगा ना बच्चों जब उसके अंदर हवा रहेंगी। यू हैव टू मेंटेन दिस प्रेशर। अगर ये प्रेशर गया मतलब 0 हो गया तो आपके लंग्स ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, आपके एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट लिखा है, अगर आपको लंग्स में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको पहले चेस्ट में करने पड़ते हैं, बिकॉज चेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंग्स बच्चों। लंग्स में आप डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आप जो भी सांस है तो पहले चेस्ट फूलती है फिर उसके बाद लंग्स फूलते हैं, पहले चेस्ट फूलती है उसके बाद लंग्स फूलते हैं। तो बेटा चेस्ट में चेंजेस करने के लिए चेस्ट में प्रेशर होना चाहिए हवा का, और अगर पंचर के वजह से हवा ही निकल गई तो चेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, चेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, लंग्स में भी कोई चेंज नहीं होंगे, और धीरे धीरे आपके ब्रीदिंग क्या हो जाएंगे बेटा? स्टॉप। तो बेटा यही मामला था कि ये इतना डेंजर क्यों है कि आपके लंग्स डैमेज नहीं हुए लेकिन आपके चेस्ट में इंजरी हो गई, चेस्ट पंचर हो गई, धीरे धीरे हवा निकलती जाएगी बेटा। अब सर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी बेटा? स्टॉप। तो बेटा when there is a puncture in his chest cavity without damaging the lungs, अगर पंचर बड़ा है तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। सीजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉपेज। ब्रीदिंग, सांस रुक जाएंगी बेटा, क्योंकि जब तक चेस्ट हिलेंगी नहीं लंग्स नहीं हिलते, और चेस्ट हिलने के लिए उसमें हवा होनी चाहिए जो कि आपने पंचर करके बाहर निकाल दी है बच्चों। तो बच्चों यहां पे पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि सर सांस धीरे धीरे कम होंगी ना तो रिड्यूस ब्रीदिंग रेट, लेकिन सर धीरे धीरे कम होते होते बंद ही हो जाएंगी, तो मैंने डायरेक्ट फाइनल स्टेज लिखा कि सांस यहां पे आपकी बंद हो चुकी है, सीधा सीधा। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बच्चों। एनी डाउट? एकदम क्लियर है बच्चों, भरोसा रखिए यही आंसर टिक करना है, दूसरा आंसर टिक आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। तो चलिए बच्चों यहां सक्सेसफुली हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, होशियार है, पढ़े लिखे बच्चे सब पढ़ सकते हैं। इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक्सपोजर होना हार्मफुल है, क्यों? ऑप्शन, इट रिड्यूसेस द CO2 ट्रांसपोर्ट, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीजेस द CO2 ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मैं पहले तो आंसर बता देता हूं, आंसर विल बी द सेकेंड, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्यों सर? बताता हूं बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। मैं एक तो बता दूं, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा? पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमने गलती से ज्यादा इनहेल कर लिया तो हमारे मरने के पूरे चांसेस है। क्यों सर? क्योंकि सर आपकी बॉडी में जैसे ये होता है HbO2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही आपने इनहेल करके कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपने सांस में आपने जो भी इनहेल की हवा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा था। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा, मुद्दा यह है
कार्बन मोनोऑक्साइड दो जगह से आ सकता है, राइट? एक तो पेट्रोल और डीजल जो अपन बर्न करते हैं, गाड़ी का धुआं बेटा पॉल्यूशन, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा रहता है। और दूसरा केरोसिन, जो पहले पुराने जमाने में नहीं कि दिए हुए लालटेन लगाते थे बेटा, घरों में लाइट चल जाती तो पहले जनरेटर इन्वर्टर नहीं हुआ करता तो केरोसिन डाल के लालटेन लगाई जाती थी। तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये जब भी बर्न होते हैं दैट रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, और उनका धुआं डायरेक्टली किसी ने इनहेल कर लिया तो उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉडी में आता है तो सबसे पहले वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक, और फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ खुद दोस्ती कर लेता है। तो Hb+CO, राइट, HbCO बनता है बेटा। और व्हाट इज HbCO? दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। ये स्टेबल कंपाउंड है बच्चों, मतलब सर कि अगर आपको बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बॉन्डिंग चाहिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहना, क्योंकि एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन को जाके चिपक गया, उससे दोस्ती कर ली तो ये टूटेगा नहीं जल्दी। इनके बीच का बॉन्ड क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। आप देख रहे होंगे एरो भी मैंने सिंगल ही बनाया है, रिवर्स नहीं बनाया, अनस्टेबल बॉन्ड नहीं, स्टेबल बॉन्ड है। तो सर अब जैसे जैसे आप जितना कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लोगे, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होते जाएगा। अब ये ऑक्सीजन धीरे धीरे बॉडी के बाहर एक्सपायर आउट होगा और आपके बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता होती जाएगी। आपको मैं बता दूं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको हीमोग्लोबिन के सिवाय पर्याय नहीं है। 97% ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होके जाता है, हीमोग्लोबिन। अब वही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बिजी है भैया, उसके पास टाइम नहीं है, तो आपके बॉडी में 97% ऑक्सीजन की कमतरता हो जाएगी ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज नॉट फ्री, वो अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी जान भी जा सकती है बेटा, धीरे धीरे आपकी इसके अंदर जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने लिखा था आंसर वहां पे क्या, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सर ऑक्सीजन इज मेनली डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन एंड नाउ हीमोग्लोबिन इज कंबाइनिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% ही डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन पे, लेकिन ऑक्सीजन 97% डिपेंड करता था बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। इसी तरह बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए चलिए आ जाइए पांचवा क्वेश्चन ये रहा, चलिए पढ़िए बच्चों। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ब्रीदिंग। एक तो मैंने क्या बोला, पहले क्लियर कर देना, आपने क्या ढूंढना है, ट्रू, तो उसको बॉक्स बना दिया, और रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग पूछा गया तो इसको भी बॉक्स बना दिया। तो पढ़ते समय ऐसी मेन पॉइंट्स को बॉक्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए पहला, इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। गलत, ये सरासर गलत है, उल्टा होना चाहिए। हम जब सांस लेते बेटा तो दिस इज एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी। जब भी हम सांस लेते तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाना मतलब क्या होता है बच्चों, एटीपी लगता है उसको, तो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मतलब एटीपी इज रिक्वायर्डिंग देयर, तो दैट इज अ एक्टिव प्रोसेस, राइट। अब सर दूसरा, इंस्पिरेशन इज एक्टिव, ये एकदम करेक्ट है, वेयर एज एक्सपिरेशन इज पैसिव, करेक्ट, यही आंसर होना चाहिए, द बी इज गोइंग टू द आंसर। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर एक्टिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पैसिव नहीं, फिक्स्ड है, दिमाग में डाल दो, इंस्पिरेशन एक्टिव और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक बात, एनी डाउट्स? चलो, तो पांचवा क्वेश्चन तो बड़ा आसान था सर, ऐसे ही सॉल्व हो गया ये, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी सर हमको। नेक्स्ट, चलो बच्चों अब इसको पढ़िए। अ पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन। एक इंसान है, उसने सांस ली, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब जोर से सांस ली, आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब पहले उसने फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया और उसके बाद फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया। द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज, एक्चुअली ये डेफिनेशन है वाइटल कैपेसिटी का। किसका डेफिनेशन है बेटा? वाइटल कैपेसिटी का। चाहे तो मैं परफॉर्म करके बता दूं, पहले आप क्या करो, जोर से सांस छोड़ें और सांस लो,
तो पहले फोर्स्ड एक्सपीरेशन, फिर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, चाहे तो आप लिख लीजिए, यही मैं लिख रहा हूं, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम मींस नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे अभी तुम और मैं सांस ले रहे हो नॉर्मली। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जोर से सांस लेना, राइट। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो जोर से सांस छोड़ना। तो ये नॉर्मल सांस लेना, जोर से सांस लेना और जोर से सांस छोड़ना। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो तकरीबन ये 4500 से 4800 ml इतना एयर होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। चाहे तो मैं आपको सारे बता देता हूं बच्चों, आगे शायद लगेगा अपने को, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम्स, लंग वॉल्यूम्स बता रहे हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहले होता है सर टाइडल वॉल्यूम, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आगे के क्वेश्चंस में लगने वाला है। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा टीवी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन। जैसे तुम और मैं अभी सांस ले रहे हो, कोई ताकत नहीं लगाई जा रही, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं ली जा रहे। सो इट इज अ नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। तो और लिखा है मैंने आइदर, मतलब इसकी क्वांटिटी होंगी 500 ml, मतलब जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो 500 ml हवा अंदर जाती है, 500 ml हवा बाहर आती है बच्चों, ठीक है। 250 मत कर देना, और लिखा है तो 500 अंदर 500 बाहर, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग पे। अब यही अगर मैं ताकत लगा के सांस लेता हूं, खींचता हूं सांस अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शब्दों पे ध्यान होना चाहिए बेटा, ये सब पे एमसीक्यूज आते हैं, काफी बार आते हैं। IRV। तो सर जब हम जोर से सांस लेते लाइक दिस, जितनी भी आपकी ताकत है लो बच्चा, सांस लो, जोर से सांस लो। तो शॉर्टकट डेफिनेशंस बना रहा हूं, समझने में आसानी होती है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन दैट इज IRV। तो जब मैं जोर से सांस ले रहा था तो उसकी क्वांटिटी कितनी होंगी? अराउंड 2500 to 3000 ml। लो कर लो बात। जब मैं नॉर्मली सांस ले रहा था तो 500 ml थी, जब मैंने ताकत लगाई तो 2500 हो गई। सर बहुत ताकत लगाई आपने, अडल्ट की रीडिंग चल रही तो ऐसी रहेंगी बच्चों। और फाइनली अगर मैं जोर से सांस छोड़ रहा हूं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV, और ये होगा सर फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये रहेगा सर 1000 ml। सर मैं समझ नहीं पाया, जब मैंने नॉर्मली सांस ली 500 ml था, नॉर्मली सांस छोड़ी तब भी 500 ml था, जब मैंने जोर से सांस ली तो 2500 से 3000 ml हुआ, लेकिन जब मैंने जोर से सांस छोड़ी, बेटा सांस खींचने में जितनी ताकत लगती है छोड़ने में उतनी ताकत अप्लाई नहीं कर पाते। तो लेते समय तो 2500 से 3000 हो गया, लेकिन छोड़ते समय सिर्फ 1000 ml ही बाहर आ पाया। मतलब सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इनसाइड। आपके लंग्स कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते, आप कितनी भी ताकत लगा लो, लंग्स में हमेशा हवा भरी रहेंगी। और जो हवा हमेशा लंग्स में भरी रहेंगी बच्चों, जो हवा हमेशा लंग्स में भरी रहेंगी, उस हवा को हम लोग बोलते हैं सर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब डेड एयर बच्चों, मतलब ये हवा ना कभी अंदर आने वाली है ना कभी बाहर जाने वाली है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? अगर हम इसको डिफाइन करें अच्छे से, रेसिडुअल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज remains inside, amount of air always remains inside after
फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कितनी भी ताकत लगा के अगर आप सांस छोड़ दो तब भी कुछ हवा अंदर रहेगी, और उस हवा को हम लोग कहेंगे दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना रहेगा सर? 1100 से 1200 ml, मतलब इतनी हवा हमेशा अंदर रहेंगी, राइट? तो ये सारे रीडिंग याद रखने। नॉर्मल 500 ml, फोर्सफुल इंस्पिरेशन 2500 से 3000 ml, फोर्सफुल एक्सपीरेशन 1000 ml, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। अगर आपको वॉल्यूम्स याद है बेटा, तो वॉल्यूम्स को ही ऐड करके अगला आर्टिकल बनता है कैपेसिटीज। कौन सा बनता है बेटा? कैपेसिटीज। तो पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला आर्टिकल आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसी के भरोसे पे मैं कैपेसिटीज बता देता हूं बेटा। अब क्या होता है कैपेसिटीज, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, शॉर्टकट में बताता हूं। जैसे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यार जैसे जनरली पूछते हैं ना, चल तेरी खाने की कैपेसिटी बता, तू कितना खा सकता है, तो तू हमेशा अपनी कैपेसिटी कैसे बताता है खाने की? सर मैं नॉर्मली 2 चपाती खाता हूं और थोड़ी कोशिश करो तो 3 भी खा सकता हूं। मतलब पहले नॉर्मल बताएगा और फिर एक्सटेंडेड कैपेसिटी बताएगा कि नॉर्मली मैं 2 चपाती खाता था, लेकिन थोड़ी ताकत लगा के और किसी ने आग्रह कर दिया तो थोड़ा सा और खा लो, तो मैं 1 और चपाती खा लूंगा सर, तो ये मेरी होगी फाइनल कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ये पूछा गया कि तुम्हारी सांस लेने की कितनी कैपेसिटी है, तो मैं बोलूंगा मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम, और अगर मैं ताकत लगाता हूं तो मेरा है सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में कि नॉर्मली मैं टाइडल वॉल्यूम मतलब इतना सांस लेता हूं, लेकिन ताकत लगा के मैं IRV इतना सांस लूंगा। तो बेटा कर लो प्लस 500 प्लस 2500 से ये क्या हो जाएगा 3000 ml। तो व्हाट इज योर IC? तो तुम्हारा IC क्या हुआ बच्चों? दैट इज अराउंड 3000 टू 3500 ml। ये सब रीडिंग्स आप लिख के लीजिए क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। मैं जानबूझ के डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि भैया आगे के क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलिए अब जैसे इंस्पिरेशन की कैपेसिटी है तो एक्सपायरेशन की भी होंगी बेटा, कि जैसे सांस लेने की कैपेसिटी थी तो सांस छोड़ने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चों। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अच्छा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC शॉर्टकट और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC शॉर्टकट। शॉर्टकट तो याद रखो। तो सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? नॉर्मली मैं इतना सांस छोड़ रहा हूं और पूरी ताकत लगा के मैं इतना सांस छोड़ रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बेटा आप डायरेक्ट टोटल करो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और ये 1000 ml है, तो कितना हो गया बेटा 1500 ml। दैट इज आवर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नाउ द थर्ड वन, वाइटल कैपेसिटी, जो अपना अभी अभी क्वेश्चन चल रहा था बच्चों। मैंने कहा था ना अपन डिटेल सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, तो डिटेल सॉल्यूशन ऐसे ही होता है बच्चों, आर्टिकल पढ़ना पड़ता है। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब इसमें होता है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन ये हो गया, ये हो गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और इसका अपन ने अंदाजन लगाया था 4500 टू 4800 ml ये आएगा। ठीक है, अब सर एक होता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो अब ये क्या है बच्चों? बताता हूं बेटा डेफिनेशन। आपने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था, रेसिडुअल वॉल्यूम में आपने अभी देखा था कि दैट इज अ अमाउंट ऑफ एयर विद इन द लंग्स, राइट, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। FRC में क्या होता है? डेफिनेशन में एक ही शब्द का फर्क है, इसे डेफिनेशन लिखा रहा हूं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट विद इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायरेशन। यही तो शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चों, नॉर्मल।
कि पहले इसमें आपने देखा रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सफुल एक्सपिरेशन था, पूरी ताकत लगा के भी 1100 से 1200 ml हवा अंदर थी, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां तो हमने ताकत भी नहीं लगाई, यहां पे नॉर्मल एक्सपायरेशन है। फिर नॉर्मली मतलब सिर्फ ऐसा देखो, बस इतनी ताकत लगा के सांस छोड़ दी। अब अंदर कितनी हवा है, तो सर अंदर जो हवा है उसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा अंदर रहेंगी कितनी भी ताकत लगा दो, और अगर ताकत नहीं लगाई है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफआरसी बच्चों, आरवी प्लस ईआरवी। सो ये जाएगा अपना तकरीबन 2200 ml के आसपास, 2100 से 2200 ml ये रेंज उसका रहेगा सर। तो ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाउ फाइनली एक और कैपेसिटी जो मैं आपको बता देता हूं अभी, और काम खत्म हमारा। सर टोटल लंग कैपेसिटी, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें ना आपने चारों के चारों वॉल्यूम्स मिला दिए, टीएलसी मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी और प्लस आरवी। फाइनली चारों भी वॉल्यूम मिक्स हो गए। मतलब आप सिर्फ क्या करो, जोर से सांस लो और अंदर ही हवा रुका लो, तो अंदर जितनी हवा है, सांस छोड़ना नहीं, सांस रोके रखना, अंदर जितनी हवा है उसको टीएलसी बोलते हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी बच्चों, ये देखिए बेटा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी क्या था, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी। बस इसमें एक चौथा वॉल्यूम बाकी था, रेसिडुअल वॉल्यूम। वो अगर डाल देंगे तो क्या बन जाता है बेटा अपना, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे डाल दिया। अब सर टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसको मिला के हम लोग बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये जाएगा तकरीबन सर 5800 ml के आसपास, 6000 ml भी लिख सकते हैं। तो ये उसका रीडिंग रहेगा। तो बेटा अगर आपको कैपेसिटी समझना है तो पहले वॉल्यूम्स पढ़ो, वॉल्यूम्स अच्छे से पढ़े तो कैपेसिटी अपने आप। और वॉल्यूम क्या है सर, नॉर्मली सांस ले रहे छोड़ रहे टाइडल वॉल्यूम, जोर से सांस ली तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जोर से सांस छोड़ी तो रेसिडुअल वॉल्यूम, और अगर कितनी भी जोर से सांस छोड़ी तो सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने दोबारा। तो ये रहा सर अपना क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से सर अपन अब है ना सबके फॉर्मूले लिखेंगे। तो सर आंसर तो अपना था वाइटल कैपेसिटी, नो डाउट। तो इसका फॉर्मूला क्या था, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। फिर टोटल लंग कैपेसिटी अभी बताया, तो इसका फॉर्मूला क्या था सर, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। चारों भी वॉल्यूम्स ऐड करने, इसमें 3 वॉल्यूम रहेंगे। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 ml, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों बताओ सर, नॉर्मल सांस और फोर्सफुल सांस, ये रहेगा सर। तो ये चारों भी फॉर्मूले अब आपके सामने है बेटा। तो इसमें किसी को कुछ भी डाउट, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा अपना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, 7th की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन जाएगा इसका भी बच्चों। मार्क द इनकरेक्ट, तो पहले इनकरेक्ट को बॉक्स बना दो। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ये कर्व वाला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वाला लिख सकते हैं हम लोग, उसका ही क्वेश्चन है। तो हाइयर पीएच, लोअर टेम्परेचर, लोअर पीसीओ2, हाइयर पीओ2। ठीक है, वैसे मैं बता दूं इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें आंसर है ही नहीं। वैसे इसका आंसर उन्होंने दिया हाइयर पीएच, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, राइट? अपने को क्या लिखना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले चीजें कुछ। तो आपको क्या पूछा गया सर, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। मतलब हमको ये लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन दोनों को मिलाने में, जुड़ाने में जुड़ गए हैं। तो ऑक्सीजन को अगर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करना है तो सबसे पहले आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये हाई होना चाहिए, ऊपर का एरो मींस हाई। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए बेटा, कम। तीसरा, आपके पास जो H आयंस कंसंट्रेशन है सर वो भी कम होना चाहिए।
एच आयन कंसेंट्रेशन कम होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज, मतलब अल्कलाइन नेचर चाहिए, अल्कलाइन नेचर जितना होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, बाइंड। दूसरा, आपके बॉडी का टेम्परेचर रेंज में होना चाहिए, या तो कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए बेटा। तो ये 5 फैक्टर है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने में, या हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करने में क्या करते हैं बेटा, मदद। तो ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, एच आयंस कम, पीएच वैल्यू ज्यादा, टेम्परेचर कम, इतने फैक्टर चाहिए। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अगर आप गौर से देख रहे हो तो सारे फैक्टर्स ही देखो, हाइयर पीएच तो ये अटैच करने में मदद करेगा, लोअर टेम्परेचर ये भी अटैच करने में मदद करेगा, लोअर PCO2 ये भी अटैच करने में मदद करेगा, और हाइयर PO2 ये भी अटैच करने में मदद करेगा। मतलब ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, ये सभी फैक्टर सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग फैक्टर है सर ये। और अपने को क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं, दे ऑल आर करेक्ट। तो इसलिए इधर क्या लिखा था मैंने, करेक्शन। इसमें आंसर है ही नहीं सर। अगर आंसर चाहिए तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, लोअर पीएच करना पड़ेगा, या तो फिर हाइयर PCO2 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो 7th क्वेश्चन इज हैविंग अ करेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते 8 नंबर के क्वेश्चन के साथ। Which of the following statement is incorrect regarding the respiratory system? Incorrect. फिर से उसको बॉक्स कर दिया। मैं बोला ना बायोलॉजी में ऐसी क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट, करेक्ट, मैच द कॉलम वगैरह वगैरह, ऐसी क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसलिए पहले उसको हाईलाइट करना जरूरी है। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, चलिए पढ़ते। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, पहला ही इनकरेक्ट है बेटा। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उससे आगे नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई नहीं बनता है, उसके आगे बनता है नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्योंकि बेटा सीक्वेंस ये है, अगर पार्टीशन देखें अंदर, पहले ट्रकिया, ट्रकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो बेटा ब्रोंक्यूल से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से फिर से ब्रोंकाई कैसे बनेंगे, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल बनता है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत था। The alveoli are highly vascularized, ये एकदम करेक्ट है बेटा, इसमें कोई गलत नहीं। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना था तो पहला इनकरेक्ट था। Lungs are covered by double layered membrane, correct. That double layer membrane is called as what? Pleura. और वो दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड which reduces the friction on the lung surface. Very good, right? लंग्स के ऊपर क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं, चलिए एक डायग्राम बना ही लेते सर, बढ़िया वाला डायग्राम बनाएंगे सर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपके ऐसे लंग्स है, एक्चुअली मैंने राइट लंग बनाया। तो लंग्स के ऊपर जनरली क्या होता है बेटा, 2 लेयर रहते हैं। एक लेयर तो बिल्कुल उसको चिपकी हुई रहती है, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, ये जो ये पहली लेयर है, और दूसरी लेयर थोड़ी बाहर बाहर से होती है, लाइक दिस। तो एक होती है बेटा पैराइटल प्लूरा जो आउटर लेयर है, दूसरी होती है विसरल प्लूरा, ठीक है। अंदर से तो आपका लंग्स है। अब सर ये दोनों भी लेयर के बीच में हम लोग लिक्विड रखते हैं, लाइक दिस। हम लोग क्या रखते हैं बेटा, लिक्विड, ताकि फ्रिक्शन ना हो दोनों लेयर के बीच में। तो ये लिक्विड का नाम होता है बेटा प्लूरल फ्लूइड। दिस लिक्विड इज सिक्रेटेड बाय विसरल प्लूरा, उसको विसरल प्लूरा ही बनाता है। लिक्विड फ्रिक्शन नहीं होने देता दोनों लेयर के बीच में। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट था बच्चों। तो देखिए बेटा यहां पे इसलिए हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, पहले से बॉक्स बना के रखना पड़ता है क्या ढूंढना है। तो आंसर विल बी 1, बाकी रिमेनिंग 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, बढ़िया, हमने 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलो ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हाई इन सिगरेट स्मोकर्स।
चलो इन्होंने कॉज भी दे दिया बेटा। जो बहुत ज्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उनमें एम्फाइसीमा नाम की बीमारी होती है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक स्मोकर्स, दिन में एक एक दो दो पैकेट सिगरेट पीना, ऐसा वो लोग 10, 15, 20 साल से पीते आ रहे हैं। तो सिगरेट के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं निकोटीन या सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टार के। बच्चों तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा क्या? धूम्रपान जानलेवा। अपन थिएटर्स में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में, वहां पे ऐड चलती रहती है, या न्यूज चैनल्स पे भी या टीवी पे अपन पिक्चर दिखते रहते हैं, ऐड आते रहती है, धूम्रपान हानिकारक है। तो बेटा उसमें बताते हैं ना कि वो ऐसे लंग्स को निचोड़ के एक काला काला पदार्थ निकलता हुआ, टीवी तो जरा गौर से देखिए बेटा, तो उसमें लिखा था टार। ये टार जानलेवा होता है। तो ये टार आपके एल्वेलाई में जाके बैठता है और ये एल्वेलाई को अंदर से पूरा डैमेज कर देता है। और बेटा ये डैमेज परमानेंट होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये इतना अंदर जाके डैमेज करती है कि इसको हम सर्जरी से भी क्योर नहीं कर सकते। तो सर ब्रोंकियोल्स आर फाउंड डैमेज, नहीं, एल्वियोलार वॉल्स आर फाउंड डैमेज, करेक्ट। इतने 20-25 साल से मेहनत करके जो तुमने सिगरेट पी है उससे तुम्हारे एल्वियोलाई जो सबसे मेन सेल्स थे लंग्स के वो डैमेज हो गए। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड डैमेज, द रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज, नहीं। एम्फाइसीमा सुने तो एल्वियोलार वॉल, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग, एल्वियोलार वॉल्स, और दूसरा नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। जड़ से इस बीमारी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी 20 साल 25 साल की मेहनत है सिगरेट पी पी के। क्रॉनिक स्मोकर्स में होता है ये। सो एम्फाइसीमा कभी भी याद रखना, ये पॉइंट्स हमेशा एमसीक्यू में याद रखना। सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज, एम्फाइसीमा। एल्वियोलार वॉल डैमेज, एम्फाइसीमा। नो ट्रीटमेंट, एम्फाइसीमा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। बढ़िया तरीके से हम लोग जा रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और आपको ये सब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, ध्यान देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन द ब्रेन, करेक्ट है। कोई भी चीजें ब्रेन से ही कंट्रोल होती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस भी है वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। अब सर वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, मतलब ब्रेन में आपके कोई सेंटर्स है विच कैन रिड्यूस द इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। मतलब इन्होंने स्पेसिफिक, एक्चुअली ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ब्रीदिंग चैप्टर में आर्टिकल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके ब्रेन में 2 सेंटर होते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर, आपके ब्रेन में 2 जगह पे होते हैं, ठीक है। एक है सर सबसे मेन सेंटर होता है, दैट इज इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको मेन सेंटर या प्रिंसिपल सेंटर भी बोलते हैं रेस्पिरेशन का, जिससे ब्रीदिंग कंट्रोल होती है। और एक असिस्टेंट वाला सेंटर होता है जो पॉन्स वेरोलाई में होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर ही पॉन्स होता है। तो इसमें जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर बच्चों? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये सेंटर का काम था इंस्पायरेशन रेट को कम करना। सर इंस्पायरेशन रेट को कम करना मतलब ब्रीदिंग रेट फास्ट करना। ये लोग इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर रहे थे बेटा। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या कर रहे थे बेटा? डिक्रीज। तो मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोग 1 मिनट से 12 से 16 बार सांस लेते, 12 to 16 पर मिनट। ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट है कि 1 मिनट में हम इतना सांस लेते हैं। और सांस गिनते कैसे? 1, 2, मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन मिला के 1। ऐसा नहीं गिनना 1, 2, 3, 4, अरे ऐसा नहीं गिनते। 1, 2, राइट। अब मैं जिसमें इंस्पिरेशन जब मैं कर रहा हूं तो उसको कुछ हार्डली 2 या 3 सेकंड लगते हैं। इंस्पायर करने को 2-3 सेकंड, एक्सपायर करने को 2-3 सेकंड। तो ऐसा बोलते कुल मिला के 5 सेकंड का साइकिल होता है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। अब मैं उसमें इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन क्या कर रहा हूं? कम, मतलब इंस्पिरेशन को मैं क्या कर रहा हूं? फास्ट। तो ऑब्वियसली मेरा रेस्पिरेटरी रेट यहां पे क्या होने वाला है? इंक्रीज। कि जब मैं इंस्पिरेशन मान लो 3 सेकंड में कर रहा था पहले नॉर्मली, अब मैं उसको 1.5 सेकंड में कर रहा हूं, तो 3 सेकंड में मेरे 2 बार इंस्पिरेशन हो जाएंगे। तो यहां पे रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। तो बेटा यहां पे आंसर एकदम क्लियर है,
यहां पे आंसर एकदम क्लियर है, योर आंसर इज गोइंग टू बी द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुलरी सेंटर इज अ मेन, वो बढ़ाएगा भी और कम भी करेगा, लेकिन सिर्फ कम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। एप्यूनिस्टिक सेंटर ये भी आपके पॉन्स में होता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अच्छा, इसका काम भी वही है जो न्यूमोटैक्सिक करेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में एपिनिस्टिक सेंटर नहीं दिया है, तो इसलिए आंसर हमारा जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, विच इज फाउंड इन द पॉन्स, ब्रेन का हिस्सा। सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज पॉन्स एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। चल, CO2 dissociates from carb amino hemoglobin when? तो ये भी CO2 dissociates from carb amino hemoglobin when? तो सर सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन अपोज कर रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, फैक्टर लिख देंगे। सर Hb प्लस CO2, ये बनता है सर HbCO2। तो सर इसे हम लोग बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सर सबसे पहले इन दोनों को जोड़े रखने के लिए विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब एसोसिएशन फैक्टर बोलते हैं। एसोसिएशन फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि जो इनको जोड़े रखेगा, HbCO2 को आपस में जोड़े रखेगा। तो सर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होना चाहिए, वो उनको जोड़े रखेगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, फिर उसके बाद H आयंस की मात्रा ज्यादा, pH वैल्यू कम, मतलब एसिडिक नेचर चाहिए सर हमको यहाँ पे, और बॉडी का टेम्परेचर एक ज्यादा लगेगा। तो इतने फैक्टर एसोसिएशन के। अब सर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बोले तो इनको कौन तोड़ेगा सर? मैं जो फैक्टर्स लिख रहा हूं बच्चों लिख के ले लीजिए, ये फैक्टर्स ही आपके शॉर्टकट एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो HbCO2 टूटेगा, उनकी बॉन्डिंग स्लो हो जाएगी, और तोड़ने के पीछे ऑक्सीजन का ही हाथ रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। H आयंस अगर कम हो गए तो pH वैल्यू बढ़ जाती है बेटा, अल्कलाइन माहौल हो जाएगा जो कि इनके लिए खतरनाक हो जाएगा, और टेम्परेचर भी अगर कम हो रहा है तो भी खतरनाक हो जाएगा। मतलब दिस आर द डिसोसिएशन फैक्टर। अब सर लिस्ट आपके सामने है, आप देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा। आपको क्या करना था बच्चों? CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, तो डिसोसिएशन फैक्टर ढूंढने। तो PCO2 ज्यादा और PO2 कम, ये उल्टा एसोसिएशन होगा। पहला वाला फैक्टर क्या करेगा? एसोसिएशन। PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो, ये पक्के से डिसोसिएशन करेगा। तो दिस कुड बी द आंसर। और तो पढ़ लेते, PCO2 PO2 आर इक्वल, नन ऑफ द अबव। नहीं, आंसर विल बी सेकंड, क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया, ये देखिए। तो सर आपको डिसोसिएशन करना था जिसमें PO2 हाई और PCO2 लो, वही आपके सामने बच्चों, PO2 हाई PCO2 लो। इससे क्या होने वाला है बेटा? डिसोसिएशन होने वाला है। तो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। तो ये 11वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, करेक्ट? कि मतलब भैया जो हम लोग सांस ले रहे हैं, अभी आपने बताया सर कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते तो 2500 ml, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते तो 1000 ml। ये सब आपने मेजर कैसे किया? 500 ml, 2500 ml, तो इसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा स्पायरोमीटर। क्या नाम है? स्पायरोमीटर। ये तीसरा वाला इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर, ये तो ब्लड प्रेशर के लिए होता है ना, ये वाला किसके लिए होता है? ब्लड प्रेशर के लिए। और स्टेथोस्कोप तो ये तो आपके हार्ट साउंड्स, हार्ट की और लंग्स के अंदर हवा का मूवमेंट उसको चेक करता है। हाइग्रोमीटर तो सिलेबस में है ही नहीं अपने। तो आंसर इज स्पायरोमीटर। अच्छा, स्पायरोमीटर से आप सब चेक कर सकते हो, सारे वॉल्यूम्स एक्सेप्ट व्हाट? एमसीक्यू बेटा मैंने कहा कि जो हवा अंदर जा रही, जो हवा बाहर आ रही है, आप उसी को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो हवा ना अंदर आ रही ना बाहर जा रही, उसको मतलब सर स्पायरोमीटर कैन मेजर ऑल, कैन मेजर ऑल एक्सेप्ट
रेसिडुअल वॉल्यूम बच्चों, क्योंकि ये हवा अंदर ही है, ना बाहर आएंगी ना अंदर जाएगी। अब रेसिडुअल वॉल्यूम जितने भी कैपेसिटीज में आती वो भी मेजर नहीं होंगी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा कैपेसिटीज कौन सी थी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और एक आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ये एमसीक्यू है बेटा डायरेक्ट कि स्पायरोमीटर से आप रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी इसको मेजर नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़िया है, 12 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते बच्चों, चलो। और ये टोटल 15 ही क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ 15 क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतनी हमारी नीट एग्जाम क्रैक होंगी। चलिए, ये वाला है वही फॉर्मूलेस के बेस पे जो हमने अभी अभी पढ़े थे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट ढूंढना है बच्चों, करेक्ट ढूंढना है। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले और ये तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, क्योंकि सर पहले मैंने बेसिक पढ़ा दिया, अब इसको तोड़ मोड़ के ऊपर नीचे करेंगे और बनाएंगे। चलिए पहला देखते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। गलत। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या था? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उधर रेसिडुअल वॉल्यूम दिया, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत। और नीचे ऑप्शन आपको ढूंढने, ऑप्शन ये नहीं स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मैं अपन पहले ऊपर ही देख लेंगे फिर नीचे आंसर ढूंढेंगे बच्चों। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम आते, मैंने बताया था। एक टाइडल वॉल्यूम करेक्ट है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी करेक्ट है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी 100% करेक्ट है। तो मतलब सर वाइटल कैपेसिटी वाला ये वाला पॉइंट करेक्ट निकला, इसका फॉर्मूला परफेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उल्टा गणित लगाया बेटा। देखिए वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, दैट इज अराउंड 4500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? अराउंड 2500 ml। अगर मैं इनको माइनस भी करता हूं, 4500 और माइनस 2500 भी करता हूं, तो 2000 ml बचता है। लेकिन सर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम 2000 ml नहीं है ना, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम सिर्फ कितना है सर? 1100 ml और से 1200 ml। तो ये 2000 आ रहा है, वाइटल कैपेसिटी में से अगर IRV निकाले तो 2000 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया सर? गलत हो गया। टाइडल वॉल्यूम, चलो देख लेते हैं क्या दिया है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देख इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है, मान ले 3000 ml, 3000 से 3500 होता है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है बेटा? 2500 ml, तो माइनस 2500 ml। तो 3000 में से 2500 गए, तो बचा कितना बेटा? 500। बचा कितना? 500। ये करेक्ट हो गया ना, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 500 ml ही होता है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। तो बेटा सीक्वेंस देखो, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट। तो यहां देखो कौन सा बेटर है? इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट। तो योर आंसर कुड बी बी। इसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मूलेज और जो ये लिखवा के दिए थे वो याद रहना जरूरी है। ये देख टाइडल वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे पता था इनकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। टाइडल वॉल्यूम 500 ml था, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट करके उसको प्लस माइनस जो करना था कर दिया, और आंसर मैंने बना दिया सर यहाँ पे। तो समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन इतने जल्दी इसलिए सॉल्व हुआ क्योंकि अपन ने इसके पहले कैपेसिटीज और वॉल्यूम पूरा पढ़ा है, मेहनत की है, तब जाके इसमें जल्दी स्पीड बढ़ी हमें, नहीं तो हमको ये वापस से दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसलिए वो वाला वापस से देख के उसको लिख के लेना है आपको। चलिए 13 नंबर का हो गया, आगे बढ़ते हैं। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन द केस ऑफ। हाँ, अब इसके लिए कर्व थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा बेटा, तो कर्व बनाना पड़ेगा बच्चों हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि ये बना लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा ऐसा नॉर्मल कर्व। कर्व का नाम है सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मल कर्व बनाया है, अब मैं थोड़ा सा कर्व नीचे गिरते हुए बनाता हूं। मतलब एक कर्व ऐसा था, ये नीचे गिर गया, क्यों नीचे गिरा वो बात की बात है। अब कर्व थोड़ा सा ऊपर उठते हुए बनाता हूं, तो ये ऊपर उठ गया कर्व, ठीक है।
तो सर आप कर क्या रहे हो, मैं बताता हूं बच्चों। सबसे पहले सर राइट और लेफ्ट सीखना है, तो ये मेरा राइट और ये लेफ्ट, उसके हिसाब से ही सीखना है, ठीक है। तो सर जब कर्व नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं नीचे की तरफ गिरना, तो कर्व जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये रेड वाला था सर, ठीक है। तो नीचे गिर रहा है तो इसको हम लोग बोलते क्या, डिसोसिएशन। क्या बोलते बेटा, डिसोसिएशन। तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है कर्व, क्योंकि नीचे जा रहा है ना। अब सर पहले नॉर्मल कर्व बता देता हूं। ये नॉर्मल कर्व है बच्चों, जिसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन नॉर्मली अटैच हो रहे हैं बीच में। अगर नीचे गिर रहा है तो डिसोसिएशन, ऊपर जा रहा है तो एसोसिएशन। अब बेटा ऊपर जाने को बोलते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, कि देखो राइट हैंड मेरा, लेफ्ट हैंड मेरा, ठीक है। तो सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन, राइट। और ये कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स इन द बॉडी जो कर्व को नीचे गिरा भी सकते हैं और कर्व को ऊपर उठा भी सकते हैं, तो फैक्टर्स की हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन ये कर्व हम किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो HbO2 को क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट, मतलब नीचे की तरफ डाल रहे हैं। तो यहां लिख देता हूं बेटा, तुरंत ही डिसोसिएशन की लिस्ट ये बन जाएगी। एक सर खुद की कमजोरी, ऑक्सीजन जब कम होता है तो वो हीमोग्लोबिन से डिटैच होता जाता है। दूसरा, दूसरों का हावी होना। खुद की कमजोरी मतलब ऑक्सीजन कम होना, और दूसरों का हावी होना मतलब CO2 की मात्रा बढ़ना। फिर उसके बाद सर इंक्रीज इन H आयंस, जिसके वजह से pH वैल्यू घटेगी, क्योंकि H आयंस और pH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। और दूसरा आपके बॉडी का टेम्परेचर, मतलब जब आपको बुखार वगैरह आएगा तब। तो ये सारे फैक्टर्स है जो डिसोसिएशन करने पे लगे हुए हैं। अब सर एसोसिएशन वाले फैक्टर्स पूरे उल्टे रहेंगे। सर एक खुद की ताकत, दूसरे की कमजोरी, फिर H आयंस का भी कम होना, pH की मात्रा बढ़ना और टेम्परेचर भी कम होना, तो ये एसोसिएशन फैक्टर है सर। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिए सर पूरे। इसकी लिस्ट आप पक्के से बना लो बच्चों, देख लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखिए। क्योंकि सर अब देखिए, कर्व नीचे गिरना मतलब राइट साइड में जाना मतलब डिसोसिएशन होना, कर्व ऊपर आना मतलब एसोसिएशन होना, लेफ्ट साइड में जाना। और उसके फैक्टर्स तक लिख के दे दिए बच्चों, मतलब अब लेफ्ट राइट एसोसिएशन डिसोसिएशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन विल शो राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट बोले तो क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएशन, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो विच फैक्टर्स, तो सर सबसे पहला ये हाई PCO2, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा कर्व नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब डिसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। हाई PO2 मींस एसोसिएशन, लो PCO2 मींस एसोसिएशन एंड लेस H आयन कंसंट्रेशन मींस एसोसिएशन। आप ये तीनों फैक्टर देख सकते हैं, ये तीनों भी फैक्टर क्या कर रहे हैं सर, एसोसिएशन। अभी जो मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है। और सिर्फ एक लौता ऊपर का फैक्टर था, वो क्या कर रहा था बच्चों, डिसोसिएशन कर रहा था। तो ये हो गया सर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। तो अपने को क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। तो अपन डायरेक्टली इसको यहीं लगा लेते बच्चों, चलो क्या उसको देखते बैठना। अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल्स, मतलब अर्थवर्म की जो स्किन होती है ऊपर की, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, वो हमेशा मॉइस्ट होती है, क्योंकि अर्थवर्म अपने क्यूटिकल से ही एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। बेटा याद रखना, अर्थवर्म की स्किन पे जो मॉइस्चर रहता है वो उसकी लाइफलाइन है। अर्थवर्म को अगर कड़कती हुई धूप में डाल दो तो उसके ऊपर का पानी जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है और अर्थवर्म मर जाता है, क्योंकि बेटा वो मॉइस्चर की मदद से ही एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा था। मॉइस्चर गया, खत्म। तो मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स का ट्रकिया, फिशेस का गिल्स और बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का लंग्स। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं A इज इक्वल टू 1 कहाँ है। A इज इक्वल टू 1 तो तीन जगहों पे बेटा। अब B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर, A इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो B इज इक्वल टू 4। चलो देखते हैं, हाँ चलो मिल गया आंसर। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 4 और C2 और D1, ये आंसर अपना मिल गया।
तो यहां पर हमने सर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के MCQs पूरी तरह से सॉल्व किए फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर। इसके बाद वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो अपने को जरूरत नहीं नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम में सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वेब सीरीज का पूरा फायदा उठाइए, NCERT एग्जाम्पलर का पूरा फायदा उठाइए। NCERT एग्जाम्पलर डाउनलोड करके लीजिए बच्चों फ्रॉम द ncert.nic.in। उस पे से आप जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे NCERT एग्जाम्पलर, तो 11th क्लास, 12th क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सबकी आपको मिलेगी, आसानी से मिलेगी बच्चों। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और बहुत जल्द मिलेंगे बेटा ऐसी अगले एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।